की, भारत माता की। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत तकलीफें झेली, परेशान हुए, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। इसलिए विधायक जी राय बने हुए हैं, मैं उपाध्याय बना हुआ हूँ। कोई पटेल बना है, कोई पाटीदार है, कोई यादव है, कोई सब अपने अपने बने हुए हैं। हमारे कुछ पूर्वज डर गए, धोखे में आ गए, लालच में आ गए, तलवार से डर गए, वो कन्वर्ट हो गए। तो कोशिश ये है कि जो हमारे पूर्वज कन्वर्ट हो गए, आज नहीं तो कल उनको भी सही बातें बता के उनको भी धीरे धीरे अपनी तरफ ले आएंगे। आज 2025 का मेरा 111वां कार्यक्रम है। ये 111वां कार्यक्रम नहीं, 111वां जिला है 2025 का। अब तक 500 जिलों में जाने का सौभाग्य मिला विधायक जी, लेकिन ऐसा कार्यक्रम, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे भाई, ऐसे बहन, एकदम प्रखर, एकदम मुखर मैंने देखा नहीं। जब इंद्रदेव कृपा कर रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहरीन का कार्यक्रम छूट गया, सीहोर का भी कार्यक्रम छूट जाएगा। आज बहरीन में कार्यक्रम था, क्योंकि बहरीन में फ्राइडे को ही वीकली ऑफ होता है, तो लोग दिवाली के बाद एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें मुझे बुलाना चाह रहे थे। तो जब मुझे यहाँ से हुआ कि नहीं, हम 31 मार्च को ही, 31 नवंबर को ही, 1 अक्टूबर को ही करेंगे, सरदार पटेल साहब की जयंती पे ही करेंगे, तो मैंने कहा बहरीन वाला कार्यक्रम बाद में हो जाएगा, तो उसको हमने थोड़ा और टाल दिया, 2 हफ्ते, वो नवंबर में करेंगे। अब हमने कहा पहले सीहोर चलते, लेकिन आधे घंटे के अंदर दूसरा मंच तैयार हो सकता है और दूसरा ये इस तरीके से बैठने की व्यवस्था तैयार हो सकती है। ये आप ही लोगों के द्वारा संभव है, आप ही लोगों के द्वारा संभव नहीं तो संभव नहीं था। और आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि बारिश थी, इसके बावजूद आप लोग घर से चले आए कि कोई बात नहीं, अगर खुले में नहीं होगा तो बंद कमरे में होगा, लेकिन कार्यक्रम जरूर होगा। बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत में 10 झूठ बहुत प्रचलित झूठ है। पहला कि भारत स्वतंत्र हो गया। आप कह रहे हो, कह रहे क्या बात कर रहे हैं? हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो स्वतंत्र हो ही गए। तो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अब की बार जब एयरपोर्ट जाना तो फ्लाइट में बैठने से पहले फ्लाइट के ऊपर देखना लिखा क्या है। उस पे लिखा हुआ है VT। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। उसके खिलाफ मैंने PIL फाइल किया है कि ये विक्टोरिया टेरिटरी हटाई जाए, अब VT किया जाए, भारत टेरिटरी किया जाए, या HT किया जाए, हिंदुस्तान टेरिटरी किया जाए, लेकिन कम से कम विक्टोरिया चली गई तो विक्टोरिया की टेरिटरी हटाई जाए। भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। 75 साल के बाद भी हम थाना को क्या बोलते हैं? थाना। हमने नाम बदला क्या? उसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित किया क्या? नहीं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो थाने को क्या कहना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। पहले भी तहसील कहलाती थी, आज भी तहसील कहलाती है। तहसील को क्या कहना चाहिए? प्राथमिक न्याय केंद्र। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विधायक जी बैठे हैं तो कुछ विषय में विधायक, ये विषय में विधायक जी के लिए दे रहा हूं कि विधायक जी अगले विधानसभा के सत्र में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से किया जाए कि थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र और तहसील को प्राथमिक न्याय केंद्र डिक्लेयर किया जाए। एक विषय और
हमारे देश की सभी अदालतों में एक आंख पे पट्टी बांध के मूर्ति रहती है, देखा होगा आपने। उनका नाम है लेडी जस्टिसिया। ये जो जस्टिस वर्ड आया वो जस्टिसिया से आया। हमारे देश में अपनी न्याय की देवी है और उनका नाम है रानी अहिल्याबाई होलकर। तो ग्रीक वाले अपनी न्याय की देवी की मूर्ति लगाएं आंख पे पट्टी बांध के। जो रोम के लोग हैं अपनी रोम की देवी की फोटो लगाएं। भारत जब तक गुलाम था तब तक वो लेडी जस्टिसिया की फोटो लगा रहा था, लेकिन अब अंग्रेज हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो अब जब अंग्रेज चले गए तो हमारे न्याय की देवी की मूर्ति सारे अदालतों में लगनी चाहिए कि नहीं? तो रानी अहिल्याबाई होलकर से बड़ी कोई न्याय की देवी है क्या? मैं कहता हूं राजा विक्रमादित्य से ज्यादा कोई न्यायप्रिय राजा नहीं और रानी अहिल्याबाई होलकर से ज्यादा कोई न्याय की देवी नहीं। हमारे अदालतों में न्याय के देवता के रूप में राजा विक्रमादित्य की फोटो लगनी चाहिए और न्याय की देवी के रूप में किसकी फोटो लगनी चाहिए? रानी अहिल्याबाई। ये तीसरा विषय विधायक जी को देके जा रहा हूं, इसको भी विधानसभा में कह सकते हैं। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? मुगल हैं कि चले गए? जोर से बोलिए जरा। तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों? अंग्रेज हैं कि चले गए? तो अंग्रेजों का मॉन्टेसरी स्कूल और मिशनरी स्कूल क्यों? एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए, जो हमारा प्राचीन गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो पूरे देश में होना चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें कृष्ण और सुदामा एक साथ एक क्लास में एक किताब पढ़ते थे। और आप सोच रहे हो कि नहीं मॉडर्न वाला अच्छा है, हमारा वाला गड़बड़ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महर्षि पतंजलि जैसा वैज्ञानिक आज की डेट में कोई पैदा हो रहा है क्या? महर्षि चरक जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि सुश्रुत जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि भारद्वाज जैसा कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ? महर्षि पाणिनि जैसा कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ? आज के 1000 साल पहले किताब लिखी गई थी विमान संहिता। विमान संहिता में विमान कैसे बनेगा ये भी लिखा हुआ है, विमान कैसे चलेगा ये भी लिखा हुआ है, और विमान चलाने वाला पायलट क्या भोजन करेगा ये भी लिखा हुआ है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा था कि आज वाला है? आज वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में कोई बाजीराव पेशवा क्यों नहीं पैदा हो रहा है जो 12 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर सके? हो रहा है क्या? नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता था, चारित्रिक रूप से मजबूत करता था, आर्थिक रूप से मजबूत करता था, शारीरिक रूप से मजबूत करता था, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से मजबूत करता था। तो जब देश स्वतंत्र हो गया तो गुलामी की शिक्षा क्यों? शिक्षा की भारतीकरण होना चाहिए। अगर भारत के स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, भारत के स्कूलों में रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के स्कूलों में उपनिषद नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अभी तो सास बहू एक साथ नहीं रह पा रही हैं, कुछ दिन के बाद पिता और पुत्र भी एक साथ नहीं रहेंगे अगर ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। इसलिए गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए, शिक्षा का भारतीकरण होना चाहिए। आज हम कहते हैं स्वतंत्र हैं, सारे के सारे तंत्र, सारे के सारे सिस्टम गुलामी के। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, हेल्थ केयर सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, सारे के सारे सिस्टम गुलामी के हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब भारत की जीडीपी दुनिया की 40% थी तो भारत में कौन सा टैक्स सिस्टम था। आचार्य चाणक्य के समय, चंद्रगुप्त के समय भारत की जीडीपी 40% थी। क्या उस समय इनकम टैक्स था?
क्या उस समय टोल टैक्स था? क्या उस समय रोड टैक्स था? क्या उस समय वैट था? क्या उस समय टीडीएस था? क्या उस समय जीएसटी था? और फिर अगर कुछ नहीं था तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे था? वन नेशन वन टैक्स था वन नेशन वन टैक्स था। इसलिए मैं कहता हूं, जब से गुलामी का टैक्स सिस्टम आया है, भारत सोने की चिड़िया से खराब होते होते लोहे का कबूतर हो गया। ये लोहे का कबूतर ठीक होकर दोबारा सोने की चिड़िया बने, उस तभी होगा जब भारत का टैक्स सिस्टम बदलेगा। दूसरा, कहते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये जितनी बातें आपको कह रहा हूं, आपके सामने हिंदी में कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात अंग्रेजी में कहता हूं। अंतर इतना, जब 15 अगस्त को भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द सोवरिन है, जो लॉ के स्टूडेंट होंगे, संविधान पढ़ते होंगे, उनको पता है। प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभुता का मतलब ही होता है न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। और आज सब कुछ गुलामी का चल रहा है। दिल्ली, जिसको पांडवों ने बसाया, वहां युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, लेकिन शेरशाह रोड है, शाहजहां रोड है, लोधी रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप कमजोर हैं? कोई दबंग आता है, लुटेरा आता है, आपके घर में डकैती करता है, आपके पिता की हत्या करता है, आपकी बहू से, आपकी मां से बलात्कार करता है। आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, और जाते जाते आपके पिताजी की नेम प्लेट उठा के अपनी नेम प्लेट लगा के चला जाता है। आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस दिन आप सक्षम हुए, जिस दिन आप मजबूत हुए, उसके बाद उस लुटेरे की नेम प्लेट रखेंगे क्या? जोर से बोलिए। पहला काम क्या करना चाहिए? लुटेरे का नामो निशान मिटाना चाहिए। और इस देश में लुटेरों का नामो निशान चलता रहे, उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बना है, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। गुलामी का नाम चलता रहे, उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बना है, उसका नाम ही है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। तो हो क्या रहा है? औरंगजेब की कब्र सुरक्षित बनी रहे, उसके लिए 20-25 लोगों का स्टाफ काम करता है, उनको वेतन दिया जाता है। किसके पैसे से? हमारे आपके इनकम टैक्स से और जीएसटी से। क्या आप चाहते हैं कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारे पूर्वजों का धर्मांतरण कराया, हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, उनसे जजिया लिया, उनकी कब्र भारत में सुरक्षित रहनी चाहिए क्या? लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए 1955 में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने एक कानून बनाया, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। सीखना चाहिए हमको चीन से। हम 1947 में आज़ाद हुए, वो हमसे 2 साल के बाद 1949 में आज़ाद हुआ। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। हम आज भी गुलामी का नामो निशान लेके बैठे हुए हैं। वो 1949 में आज़ाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। पूरे के पूरे चीन में न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न कोई जापानी के नाम पे मोहल्ला, न कोई जापानी के नाम पे गली। अपने सिलेबस में उसने पढ़ाया नहीं कि चीन कभी जापान का गुलाम था। तो 1950 के बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए, उनको पता ही नहीं है कि चीन भी कभी गुलाम था। अब जब चीन के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे कि हमारे पूर्वज गुलाम थे, तो हम पढ़ाएंगे क्या? हम भी क्यों पढ़ाएंगे? हमको भी नहीं पढ़ाना चाहिए था। हमें गुलामी का नामो निशान मिटा के इतिहास, भूगोल हर जगह से उनको गायब कर देना चाहिए था। हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं चलता, और अगर पता है तो फिर पूरी जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा
सबसे बड़ा हरम किसका था जानते हैं आप? जिसमें 5000 हमारी बहन बेटियां कैद थी। किसका सबसे बड़ा हरम था? जोर से बोलिए। अकबर का। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा, जोर से बोलिए। और जो सबसे बड़ा हरामी हमारे, उसको वामपंथियों ने सबसे महान मर्तबा दिया। ऐसे चैप्टर होने चाहिए क्या? हमारे देश में क्या पढ़ाने के लिए बचे नहीं है क्या? 500 से ज्यादा महापुरुष हैं, 500 से ज्यादा विदुषी माताएं हैं, 500 से ज्यादा गार्गी मैत्रेयी जैसी महान हमारी माताएं हैं, 500 से ज्यादा हमारी रानी झांसी, रानी चिन्नप्पा, रानी दुर्गावती जैसे राज करने वाली माताएं। हम उनको पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। अकबर महान था, जिसने हमारी 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को मरवाया, करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को एक बार में कन्वर्ट किया, 5000 बहन बेटियों को अपने हरम में रख लिया। वो कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा था, बड़ा टॉलरेंट था। इसलिए कहता हूं इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। भारत में एक और झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में, तो फिर बैर रखना क्या सिखाता? सनातन बैर रखना सिखाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे सनातन कहता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये वसुधैव कुटुम्बकम नारी तु नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और हम कह रहे हैं मजहब नहीं सिखा। फिर मजहब अगर बैर रखना नहीं सिखाता है तो वो जो आए थे बाहर वाले, वो राजी करते रहते, उन्होंने हमारा मठ मंदिर को तोड़ दिया। क्या पड़ी थी उनको? क्या जगह की कमी थी? क्या काशी, मथुरा, भद्रकाली, बहुशाला, अटाला में जगह नहीं थी इसलिए मंदिर के ऊपर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? जोर से बोलिए जरा। मजहब बैर रखना सिखाता, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। इसलिए ऐसी चीजों का समाधान करना आवश्यक है। जो गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, इसका समाधान करना आवश्यक है। एक बात याद रखिए, सत्य कितना भी कठोर हो वो हमेशा फायदेमंद होता है, और झूठ कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी मीठी हो, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। वो कहते नहीं, नीम की दतवन आप करेंगे दांत ठीक रहेगा, और चीनी खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। तो इसलिए मीठा जरूरी नहीं। एक और झूठ हमारे ज्यादातर कवि बोलते हैं, और कवि कब बोलते हैं? जब जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज के लोग कवि सम्मेलन कराते हैं। गुप्ता जी कवि सम्मेलन कराते रहते हो, और पैसा लेके झूठ बोलते हैं। क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। महाझूठ, फ्रॉड, बेवकूफ बनाने वाला। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। दुर्योधन का ननिहाल गांधार, जहां माता गांधारी आई थी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर था, उस शंकर शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची है। दुर्योधन का ननिहाल गांधार, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, वो बुद्ध की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो गांधार अफगानिस्तान बचा, हिंदू बचा क्या? जोर से बोलिए। जैन बचा, बौद्ध बचा, सिख बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा, कोई नहीं बचा। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, देखते देखते पेशावर हो गया। आचार्य चाणक्य जहां पढ़ाते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसको कहते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देखते देखते रावलपिंडी हो गया। और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पंजाब हमारे पास है। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बाहर तो छोड़ो, मलद्वीप मालदीव बन गया, कश्मीर में खत्म, करगिल में खत्म, लक्षद्वीप में खत्म, मेघालय में खत्म, मणिपुर में खत्म, नागालैंड में खत्म, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए।
कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और आपके मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही? जोर से बोलिए जरा। आपके सीहोर की डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही?